दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। आप उन दोनों का समर्थन करना जारी रखें। अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि न केवल आप अपना सब कुछ खो देंगे, बल्कि आप बहुत ज्यादा कर्ज में भी डूब जाएंगे और आपका करियर खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है, क्या आप सही फैसला लेने वाले हैं, मिस्टर और मिसेस यंग? हैनली ने उन दोनों के निर्णय लेने की प्रतीक्षा की। जब तक वे दोनों सहमत थे, वह जानता था कि नताशा इतनी कमजोर इच्छा शक्ति वाली है कि वह अपने माता पिता के दुखों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और ध्रुव के साथ रहने पर जोर नहीं दे सकती। हंसराज और मिंडी ने एक नजर साझा की। यह ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने उस सुबह अनुमान लगाया था। चेज परिवार का यह उत्तराधिकारी इस बात से नाराज और ईर्ष्यालु था कि नताशा उसके बजाय ध्रुव के साथ थी और इसीलिए उसने उन्हें निशाना बनाया था। मिंडी हैनली से अपने ऑप्शंस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगने वाली थी। हंसराज ने बीच में ही टोकते हुए कहा, माफी चाहता हूं मिस्टर चेज, लेकिन नताशा को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। हम उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसके लिए ऐसे डिसीजंस लेने का अधिकार है। अगर वह आपको पसंद करती है और आपके साथ रहना चाहती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर वह किसी और को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मिंडी का चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हस्बैंड हैनली को इतनी सीधे मना कर देगा। उसने पहले ही नताशा को मनाने की प्लानिंग कर ली थी। ओ, तो फिर आप विकल्प 2 चुन रहे हैं? हैनली ने उदास होकर पूछा। हंसराज ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि हम विकल्प 2 चुन रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि नंबर 2 ही हमारा एकमात्र विकल्प है। हंसराज हमेशा से ही एक नेक इंसान रहा है और यह उसके रवैये और अपने मामलों को संभालने के तरीके से देखा जा सकता है। यही कारण था कि मिंडी ने गुस्से में आकर एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उस समय उनके पास अपने परिवार की लाइफ कंडीशंस को बेटर बनाने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने कानून के अस्पष्ट क्षेत्रों से पैसा कमाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार मिंडी ने डिसाइड किया कि वह बिजनेस इंडस्ट्री में एंट्री करेगी और अपना पैसा खुद बनाएगी। हंसराज एक उज्जवल करियर के लिए अपनी बेटी की खुशी का बलिदान करने की अपेक्षा गांव वापस जाना पसंद करेंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको यह क्लियर कर दूंगा, आपने बिजनेस इंडस्ट्री में वर्षों तक काम किया है श्रीमती यंग। अब जब आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में कुछ इलीगल पाया गया है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपना बाकी जीवन जेल में बिताना पड़ेगा? हैनली ने भयावह रूप से पूछा। अगर वे तब अग्री करने से इनकार कर देते थे जब वह अच्छा था, तो यह उसकी गलती नहीं थी कि वह अब क्रूअल हो रहा था। क्या तुम? मिंडी डरकर चिल्लाई। हैनली, ये पॉसिबल नहीं है, हंसराज ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। सच? तो फिर तुम रुको। इसके बाद हैनली मुड़ा और एल्मर तथा ब्यूटीलिश ग्रुप के महाप्रबंधक के साथ ऑफिस से बाहर चला गया। हंसराज, मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल में नहीं जीना चाहती, मुझे बचा लो, मिंडी चिल्लाई। वह सचमुच डरी हुई थी, क्योंकि चेज परिवार इतना पावरफुल था कि वह उसे आसानी से इस तरह के आरोप में फंसा सकता था। चिंता मत करो, मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर हंसराज ने अपने पुराने सीनियर ऑफिसर को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। जब मिंडी ने हंसराज पर अपने अधिकारों का लाभ उठाने में अनिच्छा जताने का आरोप लगाया, तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हंसराज के ऑनेस्ट रवैये के कारण ही उस बूढ़े सीनियर ऑफिसर ने हंसराज को अपना सेक्रेटरी चुना था। जिस मोमेंट हंसराज ने अपने अधिकार का इस्तेमाल सेल्फिश बेनिफिट के लिए किया, उसे जॉब से निकाल दिया गया होता। हंसराज जानता था कि बूढ़ा सीनियर ऑफिसर भी एक नेक इंसान था
कॉल लग गई और हंसराज ने पुराने सीनियर ऑफिसर को सब कुछ बता दिया जो अभी अभी हुआ था। हंसराज, जैसा तुमने प्लान किया है वैसा करो। मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हारा फैमिली सेफ रहे। चेज फैमिली चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वे कभी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकते। बूढ़े आदमी ने फोन पर फर्मली कहा। धन्यवाद सर, हंसराज ने रोते हुए कहा। बुजुर्ग सीनियर ऑफिसर के वादे के साथ दंपत्ति ने फोन रखकर राहत की सांस ली। पुराने सीनियर ऑफिसर को जानते हुए वह जरूर अपना वादा पूरा करेगा। इसके बाद दंपत्ति ने ब्यूटीलिश ग्रुप द्वारा अपने शेयर्स बेचने की खबर फैलाई। यह जानते हुए भी कि कोई भी इसे नहीं खरीदेगा, उन्होंने फिर भी कोशिश करने का डिसीजन लिया। आखिरकार इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि चेज परिवार का कोई दुश्मन या सिचुएशन से अनजान कोई व्यक्ति इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि वे शेयर्स बेचने में सक्सेसफुल हो गए तो कर्ज से निपटना उनकी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि इन शेयर्स की कीमत 3 अरब डॉलर से ज्यादा थी, लेकिन अब इन्हें मात्र 5 लाख डॉलर में बेचना पड़ा। वे प्राइस कम रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कम प्राइस पर पोटेंशियल बायर को शक हो सकता है। ये शेयर्स कर्ज के हेवी लोड में बदलने वाले थे। वे शेयर्स मुफ्त में देने को भी तैयार थे, इससे प्रॉफिट कमाने की तो बात ही छोड़िए। ब्यूटीलिश ग्रुप के हेडक्वार्टर्स से निकलने के बाद हैनली ने कार में बैठते ही अपने बटलर से कहा, एल्मर, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम यूज करते हो। जैसा मैंने अभी कहा, उसे शेल्फ से हटाओ। पहले मिंडी को बंद करो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उनमें अभी भी मुझसे बात करने की हिम्मत है। हाँ मिस्टर हैनली, एल्मर ने रिप्लाई देते हुए कॉल करना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद एल्मर को एक न्यूज मिली जिससे वह काफी अपसेट हो गया। मिस्टर हैनली, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, एल्मर ने बताया। क्या प्रॉब्लम है? हैनली ने पूछा। कोई तो हंसराज के परिवार की प्रोटेक्शन के लिए आगे आ रहा है और वो भी बहुत हाई लेवल का। हमें एक और प्लान की जरूरत है, एल्मर ने जवाब दिया। लानत है, ये उस बूढ़े कमीने का ही काम होगा। बस मर जा बूढ़े, और तुरंत मिंडी के शेयर्स की वैल्यू नीचे गिराओ। जितना पॉसिबल हो उन्हें नीचे गिराओ, हैनली ने गुस्से से चिल्लाया। हाँ मिस्टर हैनली, ईस्ट लीग इंटरनेशनल की कैपिटल सिटी इन्वेस्टमेंट टीम के हेड राघव कैपिटल सिटी के बिजनेस वर्ल्ड में होने वाले चेंजेस पर नजर रख रहे थे। इन दिनों प्रोग्रेस स्लो है। हर दिन हाउसिंग परचेस में लगभग 1 अरब खर्च होता है। उनके सीनियर्स उनसे काफी नाराज थे और राघव को भी कहीं ना कहीं पैसे स्पेंड करने की अर्जेंटली नीड महसूस हो रही थी। हालांकि कैपिटल सिटी का बिजनेस इंडस्ट्री का अपना इंटरनल सर्कल था और किसी नए पर्सन के लिए उसमें एंट्री करना काफी मुश्किल था। जब भी उन्हें पता चलता कि किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो या तो इन्वेस्टमेंट दूसरे को दिया जाता या फिर डील रिजेक्ट हो जाती। इस वजह से ईस्ट लीग को मार्केट में एंट्री का कोई प्रॉपर मौका नहीं मिला। ईस्ट लीग इंटरनेशनल केवल स्प्रिंगफील्ड में पैर जमाने में सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ध्रुव ने पर्सनली कई पावरफुल फैमिली से छुटकारा पाया था। ध्रुव को 100 मिलियन से कम के इन्वेस्टमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने का कोई चांस भी नहीं था। राघव ने फ्रस्ट्रेशन में एक लंबी सांस ली। उनका मिशन बहुत टफ था। वह बहुत डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे थे। हर दिन ओवरटाइम करने के बावजूद बिजनेस अभी भी आइडियल से काफी दूर था। फिर आज उन्हें खबर मिली कि ब्यूटीलिश ग्रुप के चेयरमैन ब्यूटीलिश ग्रुप के 46% शेयर 500 मिलियन की कीमत पर बेच रहे हैं। टीम ने जल्दी ही इस ब्यूटीलिश ग्रुप के बारे में और जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में डेटा इकट्ठा हो गया। ब्यूटीलिश ग्रुप की मार्केट वैल्यू 8 अरब डॉलर थी। इसका 46% हिस्सा 3 अरब डॉलर से ज्यादा था। उन्हें अपनी आइज पर ट्रस्ट नहीं हुआ। $3 बिलियन के शेयर्स
$500 मिलियन में बेचना समझदारी नहीं थी। राघव को लगा कि कुछ गलत है, लेकिन उसने पहले दूसरी पार्टी से कांटेक्ट करने का डिसीजन लिया। हंसराज और मिंडी ने शेयर्स बेचने की खबर जारी करने के बाद घर जाने का फैसला किया। उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन घर पहुंचने के कुछ देर बाद मिंडी को एक अननोन नंबर से कॉल आया। दूसरी पार्टी सच में ब्यूटीलिश ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहती थी। वे इस न्यूज से बहुत खुश हुए। जब तक दूसरी पार्टी खरीदने के लिए रेडी थी, यंग परिवार किसी भी प्राइस पर अपने शेयर्स बेचने को तैयार था। वे शेयर्स मुफ्त में देने को भी तैयार थे। फिर राघव ने मिंडी से एक सवाल पूछा। वह जानना चाहता था कि 46% शेयर, जिनकी मूल्य 3 अरब से ज्यादा थी, सिर्फ 500 मिलियन में क्यों बेचे जा रहे थे। मिंडी ने तब उसे बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने गलती से किसी ऐसे इंसान को अपना दुश्मन बना लिया था जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए वह सस्ते दामों पर शेयर्स बेचना चाहती थी और कैपिटल सिटी छोड़ना चाहती थी। राघव को लगा कि कहानी में कुछ और भी है, लेकिन फिर भी उसने शेयर्स खरीदने का डिसीजन लिया। ये 500 मिलियन उसकी उन 10 अरबों की डील्स के मुकाबले बहुत कम थे जो उसने पहले खर्च किए थे, लेकिन उसे लगा कि ये रिस्क उठाने लायक है। जहां तक गलती से किसी को अपना दुश्मन बना लेने की बात है, राघव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ईस्ट लीग इंटरनेशनल ने स्प्रिंगफील्ड में भी एनिमीज बना लिए थे, लेकिन वहां के इंसिडेंट्स का एंड दूसरे पक्ष के डिस्ट्रक्शन और स्प्रिंगफील्ड मार्केट में ईस्ट लीग की एंट्री के साथ हुआ। अगर यही घटना कैपिटल सिटी में रिपीट होती है तो ईस्ट लीग इंटरनेशनल यहां भी अपना पैर जमा लेगा। राघव को बस एक ही डर था कि कहीं दूसरा पक्ष ईस्ट लीग को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत न कर ले। राघव ने मिंडी से कहा कि वह ब्यूटीलिश ग्रुप के शेयर्स खरीदने के लिए रेडी है। उसने मिंडी से पूछा कि वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कब करना चाहती है। मिंडी ने कहा कि वह जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है, इसीलिए उसने तुरंत साइन करने का सजेशन दिया। दोनों पार्टीज अग्री हो गईं और उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। राघव अपने वकील और कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्यूटीलिश ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में मिंडी और हंसराज से मिलने गया। मिंडी ने कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली चेक भी नहीं किया। उसने बस उस डॉक्यूमेंट पर नजर डाली जो उसके शेयर्स को ईस्ट लीग इंटरनेशनल को ट्रांसफर कर रहा था और तुरंत साइन कर दिया। जब तक शेयर्स किसी और को ट्रांसफर हो रहे थे, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि इससे उसे कितना प्रॉफिट होगा। मिंडी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ईस्ट लीग ने तुरंत उसे 500 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। मिंडी और हंसराज को 500 मिलियन की रकम मिलने पर बहुत खुशी हुई। अब उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और उनके पास बहुत सारा पैसा भी था। इस पैसे से वे शू सिटी में आराम से रह सकते थे। अब उन्हें बस ये सोचना था कि वे नताशा और ध्रुव को उनके साथ शू सिटी लौटने के लिए कैसे कन्विंस करें। चेज परिवार ने कुछ और स्टेप लेने का फैसला करने से पहले वहां से तुरंत निकलने का प्लान बना लिया। इस इश्यू का समाधान हो जाने के बाद दंपत्ति घर लौट आए और अच्छी नींद ली। अगले दिन एल्मर मिंडी को कर्ज के बोझ से दबाने ही वाला था कि उसे अचानक पता चला कि ब्यूटीलिश ग्रुप का शेयर होल्डर अब कोई और बन चुका है। ये असंभव था। एल्मर कंफ्यूजन में पड़ गया। अब जब चेज परिवार ने यह क्लैरिफाई कर दिया था कि अटैक्स के पीछे वे ही थे, तो कैपिटल सिटी में कोई भी ब्यूटीलिश ग्रुप के शेयर्स खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे भी ब्यूटीलिश ग्रुप के शेयर्स खरीदने वालों को प्रैक्टिकली मरने की इच्छा रखनी होगी। एल्मर को क्यूरियोसिटी हुई कि क्या बायर चेज परिवार का राइवल था और क्या उन्होंने सिर्फ चेज परिवार को परेशान करने के लिए शेयर्स खरीदे थे। उसने जल्दी से इस कंपनी की डिटेल्स सर्च की। ये ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप था, एक कंपनी जो सिर्फ 2 महीने पहले एग्जिस्टेंस में आई थी। इसका हेडक्वार्टर्स साउथ रिवर प्रांत में था और इसकी ब्रांचेस स्प्रिंगफील्ड और कैपिटल सिटी दोनों में थीं। 2 महीनों में
इस ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट्स पर 400 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए थे। 500 अरब और खर्च करने के बाद ये कंपनी $1 ट्रिलियन से ज्यादा स्पेंड कर चुकी होगी। एल्मर स्टन्ड था। अगर वे इतना कैश स्पेंड कर सकते हैं तो इस कंपनी के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल छुपा हुआ एलीट परिवार होगा। एल्मर ने तुरंत ये सारी जानकारी हैनली को दी। हैनली फ्यूरियस हो गया। उसने मिंडी को एक कॉर्नर में पुश करने और नताशा को अपनी मर्जी से काम करने के लिए मजबूर करने में बहुत एफर्ट्स लगाए थे। अब इस ईस्ट लीग इंटरनेशनल के कारण उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ये कंपनी बाहरी है तो क्या हुआ अगर वे रिच हैं? हर प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती। वह ये जानने के लिए क्यूरियस था कि ये आउटसाइडर चेज परिवार के खिलाफ किस तरह की प्लानिंग कर रहा है। उसी वक्त हैनली को रियलाइज हुआ कि अगर मिंडी ने ब्यूटीलिश ग्रुप के फंड से छुटकारा पा लिया तो वह नताशा को कैपिटल सिटी से दूर ले जाएगी। इस प्रकार उसने तुरंत ही मिंडी और उसके पति का पीछा करने के लिए किसी की अरेंजमेंट कर दी। हंसराज और उसकी पत्नी को आखिरकार अच्छी नींद मिली। कल पूरी रात जागने के बाद और आखिरकार आज उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया। जब वे जागे तो उन्होंने पहले नताशा को कैपिटल सिटी छोड़ने के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि नताशा उस सुबह ही घर से निकल गई थी। उनके पास सोमवार को साउथ रिवर प्रांत के लिए फ्लाइट बुक करने और नताशा के लौटने का वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हैनली को तब चिंता हुई जब उसे खबर मिली कि हंसराज और उसके परिवार ने जाने के लिए फ्लाइट बुक कर ली है। वह नताशा को कैपिटल सिटी छोड़ने नहीं दे सकता था। जिस मोमेंट वह चली जाएगी उसके बाद उसके पास नताशा के साथ रहने का कोई चांस नहीं होगा। यह सब ईस्ट लीग इंटरनेशनल की गलती थी। वे ही थे जिन्होंने मिंडी को ब्यूटीलिश ग्रुप के शेयर्स से छुटकारा पाने में हेल्प की और उसे कैपिटल सिटी छोड़ने की परमिशन दी। हालांकि अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं था। उसे नताशा को कैपिटल सिटी छोड़ने से रोकना था। उसने सोचा कि वह क्या कर सकता है। वह गंदा खेल नहीं खेल सकता था क्योंकि हंसराज पर एक पुराना सीनियर ऑफिसर निगरानी कर रहा था और चेज परिवार अभी तक कैपिटल सिटी में लॉ से ऊपर नहीं पहुंचा था। कैपिटल सिटी में चेज परिवार से ज्यादा पावरफुल और प्रेस्टिजियस कुछ रिच फैमिलीज थीं। धीरे धीरे हैनली के दिमाग में एक क्रूल प्लान आया। वह उसे जबरदस्ती अपना बनाने जा रहा था। उसका मानना था कि अगर उन्हें इस तरह के बिहेवियर के लिए पनिश किया गया तो चेज परिवार के पास उनकी प्रोटेक्शन के लिए पावर थी। इसलिए हैनली ने एजरा को कॉल किया। नताशा की कार का लोकेशन कंफर्म करने के बाद वह वहां चला गया। नताशा ने मॉल में शॉपिंग करने के लिए 2 फ्रेंड्स के साथ मिलने पर अग्री किया था। सब कुछ खरीदने के बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि जब नताशा ने अपने 2 फ्रेंड्स को जाते देखा तो उसकी मुलाकात हैनली से हो गई। नताशा, कैसा संयोग है? हैनली ने स्माइल करते हुए कहा। हेलो हैनली, नताशा ने रिप्लाई किया। दोपहर हो गई है नताशा, क्यों ना हम साथ में लंच करें? सॉरी हैनली, मैंने अभी अभी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाया है। मुझे अब घर जाना है। गुड बाय। तभी नताशा जाने के लिए मुड़ी, तभी हैनली ने उसकी कलाई पकड़ ली। चलो नताशा, मेरे लिए, हैनली ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। मुझे सच में बहुत दुख है, हम इतने क्लोज नहीं हैं, प्लीज छोड़ दो। नताशा ने हैनली का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैनली ने ज्यादा फोर्स न लगाई हो, लेकिन वह फिर भी दूसरे दर्जे का टॉप लेवल मास्टर था। नताशा सिर्फ एक वीक सी लड़की थी। लड़की होने के कारण वह नेचुरली अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। उनके छोटे से स्ट्रगल ने क्राउड का ध्यान खींचा। मुझे छोड़ दो हैनली, नताशा ने स्ट्रगल करते हुए कहा। सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है, अब हम जा रहे हैं।
फिर हैनली ने नताशा को खींच कर ले गया। बाद में वह चिल्लाई और बचने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। सबने मान लिया कि यह सच में एक कपल का झगड़ा है, इसलिए इसे इग्नोर कर दिया और तितर-बितर हो गए। इस बीच हैनली ने नताशा को अपनी कार की ओर खींच लिया। वह तो पहले ही पागल हो चुका था। उसकी ग्रिप नताशा की कलाई पर कसती जा रही थी और वह दर्द से रोने लगी। वह अब भी भाग नहीं सकी। वह यह भी फील कर सकती थी कि आज हैनली के साथ कुछ रॉन्ग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सके। हैनली की कार थोड़ी दूरी पर थी। उसने नताशा को ऑलमोस्ट खींचते हुए कार तक ले गया। चाहे नताशा कितनी भी कोशिश करे और चिल्लाए, लेकिन सब बेकार ही लग रहा था। जैसे ही हैनली कार का डोर खोलकर नताशा को अंदर धकेलने वाला था, किसी ने फाइनली उसे रोक दिया। लूना भी इस वीकेंड कुछ सामान खरीदने और बोर्डम मिटाने के लिए बाहर आई थी। सामान्यतः महिलाएं शॉपिंग के दौरान एक खास तरह का जॉय फील करती हैं, चाहे वह नताशा जैसी डेलिकेट गर्ल्स हों या लूना जैसी इंडिपेंडेंट विमेन। लूना को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वह ध्रुव की तथाकथित गर्लफ्रेंड नताशा को शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पर किसी और इंसान के हाथ में हाथ डाले देखेगी। पहले तो उसने सोचा कि नताशा ध्रुव के साथ धोखा कर रही है और उसने किसी और की प्रॉब्लम्स में टांग नहीं अड़ाने का डिसीजन लिया। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह क्लियर था कि नताशा उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती थी जो उसे घसीट रहा था। अगर वह आदमी उसे कार में खींचने में सक्सेसफुल हो जाता तो कुछ सीरियस होने वाला था। क्योंकि वह भी एक महिला थी, इसलिए लूना के लिए इस मैटर को और कॉम्प्लिकेट होने देना इम्पॉसिबल था। यह तो मानना ही पड़ेगा कि नताशा ध्रुव की तथाकथित गर्लफ्रेंड थी और उसे ध्रुव को अपने साइड में लाने के लिए एक चांस की जरूरत थी। चाहे कुछ भी हो, उसे इस बारे में कुछ करना ही था। जैसे ही हैनली नताशा को कार में धकेलने वाला था, लूना ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। हैनली ने लूना की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? यह मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का मैटर है। मेरे काम में दखल मत दो। लूना भी बहुत सुंदर थी, लेकिन हैनली उसे एडमायर करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसका इमीडिएट टारगेट नताशा को कार में ले जाना और जबरदस्ती ले जाना था। वह जिस लड़की को 3 साल से ढूंढ रहा था, वह अब उसकी होने वाली थी। हैनली बहुत एक्साइटेड था। हैनली को इसकी परवाह नहीं थी कि उसकी चालें अब गंदी हो चुकी हैं। वह नताशा को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मुझे बचा लो मिस, प्लीज। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। वह मेरा किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहा है। मानो अपने सेवियर को देखकर नताशा ने लूना से हेल्प की भीख मांगी। नताशा को नहीं पता था कि लूना कौन है, लेकिन लूना को पता था कि नताशा ध्रुव की गर्लफ्रेंड है। वह इन दिनों काफी टाइम से ध्रुव को ऑब्जर्व कर रही थी और उसे एक ऐसे रास्ते की जरूरत थी जिससे वह व्यक्ति वॉलंटरीली उसकी हेल्प कर सके। मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि यहां खड़ी मिस नताशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े किडनैपिंग? लूना ने ऊंची आवाज में कहा। इसने कई राहगीरों का अटेंशन खींचा। प्लीज, पुलिस को बुलाने में मेरी हेल्प करें। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। वह मेरा किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, नताशा ने इस टाइम चिल्लाते हुए कहा। कुछ लोग पहले से ही पिक्चर्स लेने के लिए अपने फोन्स निकाल रहे थे। हैनली ने तुरंत नताशा की कलाई छोड़ दी। उसका फेस गुस्से से लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। वह लूना को घूरने लगा। यह स्टूपिड औरत उसकी प्लान को रूइन कर रही थी। वह नताशा को अपनी कार में धकेलने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गया था कि वह आ गई। इसके अलावा यह वुमन जानती थी कि नताशा कौन है। इसका मतलब था कि आज वह अपनी प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हालांकि अगर वह आज नताशा को जाने देता है तो वह कल अपने पेरेंट्स के साथ कैपिटल सिटी छोड़ देगी। हैनली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
मुक्त होकर नताशा तुरंत लूना के पीछे छिपने के लिए भागी। क्या तुम लोगों के पास करने के लिए कोई बेटर काम नहीं है? चले जाओ। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी बहस का तुम लोगों से क्या लेना देना है? हैनली ने क्राउड पर चिल्लाते हुए कहा। जो लोग परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे वे धीरे धीरे दूर चले गए। अधिकतर लोग हेजिटेशन में थे, लेकिन हैनली के पीछे खड़ी हाई एंड स्पोर्ट्स कार देखकर वे भी धीरे धीरे वहां से हट गए। सिर्फ वे लोग बचे थे जो पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड से थे और उन्हें परेशानी की परवाह नहीं थी। आगे बढ़ो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं बस देखने आया हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, पिक्चर्स नहीं लूंगा और पुलिस को कॉल भी नहीं करूंगा। बचे हुए लोगों में से एक ने कहा। हाँ, मुझे आपको रोकने मत दीजिए। मैं यहां सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियों को देखने आया हूं। एक और व्यक्ति ने कहा। क्या आप सच में टी फैक्शन को एक्शन में देखना चाहते हैं? हैनली ने पूछा। जब क्राउड ने टी फैक्शन शब्द सुना तो उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वे दुनिया से कंप्लीटली अनअवेयर नहीं थे। कैपिटल सिटी के युवाओं के बीच टी फैक्शन अनडाउटेडली एक ऐसा ग्रुप था जिसे ज्यादातर लोग ज्वाइन करना चाहते थे। बहुत से लोग इस ग्रुप में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर लाने वाला कोई नहीं था। इस मंडली में कैपिटल सिटी के एलीट फैमिलीज के डिफरेंट यूथ शामिल थे। साधारण लोग टी फैक्शन में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन वे टी फैक्शन के साथ परेशानी में भी नहीं पड़ना चाहते थे। अच्छा, तो तुम टी गुड के मेंबर हो, तो आगे बढ़ो, मैं अब चलता हूं। कुछ ही समय में छोटी भीड़ तितर बितर हो गई। हैनली ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर लूना को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने काम से मतलब रखता। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम अपनी नाक घुसा सको। इससे पहले कि तुम खुद को और अपने फैमिली को इस वजह से प्रॉब्लम में डालो, सावधान हो जाओ। ओह, तो फिर मेरे लिए इसमें अपनी नाक घुसाने की और भी रीजन है। मैं देखना चाहती हूं कि तुम मुझे किस तरह मुसीबत में डालने की प्लानिंग कर रहे हो, लूना ने मुस्कुराते हुए कहा और हैनली की धमकी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वह भले ही शोरोन फैमिली की फेवरेट बच्ची न हो, लेकिन वह फिर भी सबसे बड़ी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि वह हैनली की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन अगर हैनली शोरोन फैमिली को इसमें इंक्लूड करने में कामयाब हो जाती तो वह बहुत खुश होती। आखिरकार इससे करंट स्टेलमेट टूट जाएगा। यह टी गुड क्या था, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जैकरी को कैपिटल सिटी के टी गुड के 8 महान फाइटर्स में से एक माना जाता था। हालांकि यह उससे पहले की बात है जब उसने किसी ऐसे पर्सन को अपना दुश्मन बना लिया था जिसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। यहां तक कि क्विन फैमिली ने भी उसके लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं की। टी फैक्शन की तो बात ही छोड़िए। क्या तुम सच में इसमें अपनी नाक घुसाना चाहते हो? हैनली ने अपना जबड़ा कस लिया और पूछा। वह आज चाहे जो भी हो नताशा को लेकर ही जाएगा, नहीं तो वह अपना लास्ट चांस खो देगा। वह गुस्सा जिसे वह अब तक दबाए हुए था फूट पड़ा। अब उसे मैनर्स की कोई परवाह नहीं रही। तो क्या हुआ अगर उसने नताशा पर जबरदस्ती की? सबसे बुरी बात यह थी कि उसके भाई और दादा उसे डांटते या मारते, लेकिन फिर भी वह इसका पनिशमेंट सह सकता था। हाँ, लूना ने सीरियस कहा। हैनली ने कुछ देर तक लूना को देखा, फिर अचानक और तेजी से उसने लूना के पीछे से नताशा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह नताशा को जबरदस्ती ले जाने वाला था। ढप! लेकिन इससे पहले कि वह नताशा को छू पाता, उसे एक लंबे पैर से धक्का देकर दूर फेंक दिया गया। हैनली कंफ्यूज्ड था। उसने उस पैर को देखा और पाया कि वह लूना का था। मैंने कहा था कि मैं इसमें अपनी नाक घुसाऊंगी, है ना? लूना ने शांति से कहा। तो फिर मैं सबसे पहले तुमसे छुटकारा पाऊंगा। हैनली ने लूना पर अटैक कर दिया। दोनों में जल्दी ही झगड़ा शुरू हो गया। हैनली को फाइट के दौरान ज्यादा डर महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी
कि लूना इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगी कि वह उसके जैसे सेकंड टियर शिखर स्तर के फाइटर का सामना कर सकेगी। कुछ दर्जन राउंड के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होकर पीछे हट गए। तुम कौन हो? हैनली ने पूछा। वह एक नॉर्मल इंसान होने के लिए बहुत यंग और पावरफुल थी। यह ऐसी बात नहीं है जिसे तुम्हें जानने की जरूरत है। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं आज तुम्हें जो कुछ भी करने का सोचा है उसे करने नहीं दूंगी, लूना ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा, हैनली ने कहा और जाने की सोचने लगा। नताशा पर दबाव बनाने की उसकी प्लान फेल हो गई थी और अब उसे नताशा के परिवार को रोकने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना था। लेकिन इस समय लूना को अचानक एक आइडिया आया और उसने हैनली पर हमला कर दिया। जैसे ही वह मुड़ा, हैनली को उम्मीद नहीं थी कि लूना अचानक अटैक करेगी। उसने रिफ्लेक्सिवली उसे पंच किया। इस प्रहार का सामना लूना को अपनी हथेली से करना था, लेकिन उसने थोड़ा सा बगल की ओर प्रहार किया। उसका कंधा हैनली की मुट्ठी से टकराया और उसकी हथेली हैनली की चेस्ट पर लगी। थप थम्प! दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। हैनली अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार से टकरा गया, जिससे उसमें डेंट आ गया। अपने पैर जमाने के बाद दोनों के मुंह के किनारों से खून बह रहा था। मिस, क्या आप ठीक हैं? नताशा लूना को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी और चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूं। इस बीच हैनली ने जाने से पहले एक बार फिर लूना की ओर देखा। हैनली के जाने के बाद लूना और नताशा, मुझे किसी शांत जगह पर जाने में हेल्प करो, लूना ने कहा। क्या मैं आपको हॉस्पिटल भेज दूं, मिस? आपको खून बह रहा है, नताशा ने घबराहट में कहा। मैं ठीक हूं, नताशा, चलो कहीं और चलते हैं। अच्छा, तब वे दोनों किसी कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिस। ओह, ठीक है। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? नताशा ने पूछा। मुझे पता है, ध्रुव, और मैंने तुम दोनों को पहले भी साथ देखा है। ध्रुव को फोन करो और उसे बुलाओ कि वह आकर तुम्हें ले जाए। हमें नहीं पता कि उस आदमी की कोई और प्लानिंग है या नहीं, और अगर वह वापस आया तो हम भाग नहीं पाएंगे, लूना ने कहा। हाँ, ठीक है। नताशा ने ध्रुव को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। ध्रुव उस समय नहा रहा था जब नताशा ने फोन किया। उसने अभी अभी अर्जित 100 ग्रैंड पॉइंट्स खर्च किए थे और उसके बॉडी के स्टैट्स असाधारण लेवल 5 से 6 तक बढ़ गए थे। उसे थोड़ा गर्मी महसूस हुई, इसलिए उसने ठंडा स्नान करने का डिसीजन लिया। ध्रुव को यह सुनकर शॉक लगा कि नताशा का अपहरण होने वाला है। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और सीधे उस जगह चला गया जहां नताशा ने उसे बताया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि लूना भी वहां थी और काफी घायल लग रही थी। नताशा, क्या तुम ठीक हो? ध्रुव ने पूछा। ध्रुव को आते देख नताशा ने राहत की सांस ली और ध्रुव को गले लगा लिया। फिर उसने ध्रुव को सारी बात बताई और उसके चेहरे पर दयनीय और दुर्व्यवहार का भाव था। लूना को अंदर से बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि वे दोनों कितने करीब हैं। ऐसा लग रहा था कि उसने सही दांव लगाया था। क्या हैनली वही है जो आर्टिफिशियल तालाब के पास था जिस दिन तुमने मुझे खाने पर बुलाया था? हाँ, यही है। वह इतने समय से मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, मुझे पता है। पहले कार में बैठो। ध्रुव, हमें इस महिला को पहले हॉस्पिटल भेजना चाहिए। मुझे बचाते हुए उसे चोट लग गई, नताशा ने कहा। चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। पहले कार में बैठो, ध्रुव ने सांत्वना दी। ठीक है। फिर नताशा ध्रुव की बेंज जी क्लास की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ठीक है, अब तुम एक्टिंग करना बंद कर सकती हो, ध्रुव ने नताशा को कार में बैठते देखने के बाद लूना से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा एक्टिंग करने का? तुम्हारी प्यारी छोटी सी गर्लफ्रेंड को बचाते हुए मैं बुरी तरह इंजर्ड हो गई। पहले तो तुमने कोई आभार नहीं जताया और अब तुम मुझ पर एक्टिंग करने का आरोप भी लगा रहे हो। तुम किस तरह के आदमी हो? लूना ने पलट कर जवाब दिया। मैं उस हैनली से पहले भी मिल चुका हूं।
और वह सिर्फ एक कमजोर सेकंड ईयर टॉप लेवल मास्टर है। क्या आप मुझसे यह एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं यह मान लूं कि आप एक मीडियम टीयर मास्टर एक सेकंड ईयर टॉप लेवल के कमजोर आदमी से लड़ते हुए घायल हो गए? ध्रुव ने भावशून्यता से पूछा। कैसे? लूना का दिल तेजी से धड़क उठा। यह इम्पॉसिबल था। ध्रुव उसकी असली ताकत को नहीं जान सकता था। तब नहीं, जब यह उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था और उसने इसे पहले कभी किसी को नहीं बताया था। यहां तक कि उसके फैमिली को भी इस बारे में पता नहीं था। न ही उसने तब तक इसका खुलासा करने की प्लान बनाई थी, जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि वह वेंडी को जीत सकती है। उसकी ताकत ही उसका एकमात्र ट्रम्प कार्ड था और ध्रुव को किसी तरह इसके बारे में पता था। लूना को वंडर हुआ कि ध्रुव को यह कैसे पता चला। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह कितना भयानक था। वह पसीने से तरबतर हो गई थी। आप सोच रहे होंगे कि मुझे आपकी असली ताकत के बारे में कैसे पता चला, है ना? कैसे? मैं ये क्लियर कर दूं लूना, तुम्हारी प्लान्स मेरी नजर में सिर्फ बोरिंग ट्रिक्स हैं। क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुमने नताशा को बचाने के लिए इंजर्ड होने का दिखावा किया, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा और तुम्हारी योजना में तुम्हारी हेल्प करूंगा? कैसे? लूना केवल 3 बार लगातार कैसे कह सकी, एक भी शब्द नहीं। यह आदमी भयानक था। वह बहुत ही समझदार और अत्यंत पावरफुल था। लूना को लगा कि उससे कोई सीक्रेट छिपाना इम्पॉसिबल है। वह नहीं जानती थी कि ध्रुव की मेंटल पावर इतनी प्रबल थी, इतनी पावरफुल कि वह न केवल बेहद छोटी छोटी बातों को समझ सकता था, बल्कि वह अपने से कमजोर लोगों की मार्शल आर्ट्स की समझ भी हासिल कर सकता था। अपनी शार्प इंटेलिजेंस के साथ क्विक अनुमान के कारण वह काफी कुछ समझ चुका था कि अभी क्या हुआ था। उनकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति ने उन्हें लड़ाई के दौरान अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखने की भी अनुमति दी, जिससे वह किसी भी फायदेमंद मौके का इस्तेमाल कर सकें, अपने ओपोनेंट की वीकनेस का पता लगा सकें और उस पर अटैक कर सकें। ध्रुव को अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था जिसकी मेंटल पावर उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। लीमैन और लुकास शारीरिक रूप से उससे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति उसकी जैसी मजबूत नहीं थी। ध्रुव की मानसिक शक्ति ही उसका अद्वितीय एडवांटेज था। जबकि तुमने वाकई कुछ तरकीबें अपनाई, यह भी सच है कि तुमने आज नताशा को बचाया। अगर तुम ना होते तो उसे इरेपरेबल ट्रॉमा का सामना करना पड़ता। इसलिए मैं तुम्हें एक काम में हेल्प करने का वादा कर सकता हूं, बशर्ते वह मेरे एथिकल कोड के खिलाफ न हो। मुझे फिर से ढूंढने से पहले सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए, और शायद मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश मत करना। इसके बाद ध्रुव शांत हो गया और अभी अभी जो उसकी इंटेंस ऑरा निकल रही थी वह गायब हो गई। लूना को ठंड महसूस हुई। ध्रुव नताशा के साथ चला गया और लूना को उसी जगह पर ठिठुरता हुआ छोड़ गया। ध्रुव की प्रेजेंस से डरने की बजाय वह एक्साइटमेंट से कांप रही थी। उसने वही दबावपूर्ण ऑरा महसूस किया था जो ध्रुव ने अभी अभी उसके पिता और दादा से इमिट की थी। ध्रुव अब टाइगर रैंक मास्टर नहीं था, अब वह ड्रैगन रैंक मास्टर के रूप में बहुत ज्यादा पावरफुल था। लूना के पिता ने लगभग 40 वर्ष की उम्र में ही ड्रैगन रैंक प्राप्त कर ली थी और उन्हें शेरोन फैमिली में एक टैलेंटेड पर्सन के रूप में सम्मानित किया गया था। ध्रुव की उम्र अभी 20 के आसपास थी। उसने पहले कभी इतने यंग ड्रैगन रैंक मास्टर के बारे में नहीं सुना था। ध्रुव की एक्सेलेंस को डिस्क्राइब करने के लिए टैलेंट शब्द काफी नहीं था। वह एक मॉन्स्टर था और उसमें बहुत प्रतिभा थी। ध्रुव को टाइगर रैंक मास्टर बने हुए 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। फिर भी आज वह एक ड्रैगन रैंक मास्टर की पावर से भरा हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या वह अपनी असली ताकत अब तक छुपा रहा था या फिर उसने अभी अभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू किया है। लेकिन इनमें से कोई भी बात मैटर नहीं करती थी।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ध्रुव अब ज्यादा स्ट्रांग था, और वह जितना ज्यादा स्ट्रांग होता, यह लूना के लिए उतना ही बेनिफिशियल होता। यद्यपि उसकी चालाकी से ध्रुव का ट्रस्ट जीतने में सफलता नहीं मिली थी, फिर भी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने ध्रुव का वचन मान लिया था। अब इस प्रॉमिस को रिडीम करने का समय नहीं था। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने में अभी 1 साल बाकी था, और तब वह अपने फैमिली के सामने सारी सच्चाई रिवील कर देगी। स्ट्रांग बनो ध्रुव, जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनो। इस समय लूना के दिल में एंडलेस होप जल रही थी। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा वेंडी, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। ध्रुव ने नताशा को घर भेज दिया। हंसराज और मिंडी अगले दिन कैपिटल सिटी छोड़ने के लिए सामान पैक कर रहे थे। जब ध्रुव और नताशा एक साथ वापस आए तो हस्बैंड वाइफ ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की। नताशा ने मिंडी को गले लगाया और रोने लगी। जब कपल ने पूछा तो उन्हें पता चला कि हैनली ने नताशा का अपहरण करने की कोशिश की थी। इससे वे बुरी तरह डर गए। फिर उन्होंने नताशा और ध्रुव को पिछले 2 दिनों में हुई सारी बातें बताईं और उन्हें भी वहां से चले जाने को कहा। नताशा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सुना कि उसके पेरेंट्स ने उसे बताए बिना ही उसके लिए सब कुछ सहा, क्योंकि वे डरे हुए थे कि वह चिंता में पड़ जाएगी। यद्यपि ध्रुव ऊपर से काम था, परंतु उसके दिल में एक गहरी आग थी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। हैनली को गंदा खेल खेलने की हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव अगर नॉर्मली नताशा से फ्लर्ट करता तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह सच में पसंद करने लायक थी। हालांकि वह गंदा खेल खेलकर ट्रबल क्रिएट करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि जयक्री की मौत इलीट फैमिलीज के एयर्स को डराने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वह फिर से ऐसा करेगा, इससे पहले कि ये ट्रबल मेकर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। अब जब चेज फैमिली इसमें इन्वॉल्व्ड हो गई है तो वह चेज फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा और उन्हें एक उदाहरण बना देगा। चाचा, चाची, घबराओ मत, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें संतोषजनक उत्तर दूंगा, ध्रुव ने कहा। आप इसका ख्याल रखेंगे? हंसराज और उसकी पत्नी स्टन्ड रह गए। उसका क्या मतलब है? ध्रुव एक छोटे से काउंटी से आया हुआ स्टूडेंट है। इसमें कैपिटल सिटी का फर्स्ट क्लास एलीट फैमिली शामिल है। ध्रुव की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वह इसका ध्यान रखेगा? क्या उसके सिर पर लात मारी गई? ध्रुव, कल हमारे साथ चलो, हमने तुम्हारे होम टाउन शू सिटी के लिए टिकट्स पहले ही खरीद ली हैं। हम वहां भी बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे। कोई बेवकूफी वाली बात मत करो, हम चेज परिवार को नाराज नहीं कर सकते, हंसराज ने कहा। उसे लगा कि ध्रुव हैनली से बदला लेने जा रहा है। अगर ध्रुव ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो वह जेल से बाहर आने की बात भूल सकता है। चाची, चाचा, मुझे पता है क्या करना है, मेरा इंतजार करो। ध्रुव ने बोलना खत्म करते ही उठकर बाहर निकल गया। उसे अपनी भड़ास निकालने की जरूरत थी। नताशा, ध्रुव को पकड़ो इससे पहले कि वह कोई बेवकूफी करे, हंसराज ने नताशा पर चिल्लाया। ठीक है, नताशा ने जवाब दिया और जल्दी से बाहर चली गई। मिंडी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव में इतनी हिम्मत होगी। क्या हिम्मत है? वह स्टूपिडिटी कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड को ऑलमोस्ट धमकाया गया था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो मैं उसे कावर्ड समझूंगा। क्या आपको लगता है कि वह एक ही टुकड़े में वापस आ जाएगा? चिंता मत करो, वह चेज परिवार के दरवाजे से भी नहीं घुस पाएगा। इसके अलावा उसे कुछ समय बाद वापस आ जाना चाहिए और वह काम हो जाएगा। ध्रुव अभी कार में बैठा था और गाड़ी चलाने ही वाला था कि नताशा उसके पास पहुंच गई। ध्रुव, क्या तुम नहीं जा सकते? प्लीज, मैं ठीक हूं, नताशा ने ध्रुव की कार रोकते हुए कहा। ध्रुव कार से बाहर निकला और नताशा के आंसू पोंछते हुए बोला, नताशा, मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे यकीन न हो। वापस जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ मेरा इंतजार करो, ठीक है? लेकिन मुझे डर लग रहा है,
मुझे डर है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। नहीं, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। सच में, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? तो फिर तुम्हें वापस आना ही होगा। जरूर। आखिर में नताशा ने ध्रुव पर ट्रस्ट करना चुना। ध्रुव को आंखों में आंसू लिए जाते देख नताशा घर लौट आई। ध्रुव ने स्पेशल टास्क फोर्स की इंटेलिजेंस यूनिट टीम डी को फोन करके हैनली के ठिकाने के बारे में पूछा। फिर उसने फैल्कन की इंटेलिजेंस यूनिट टीम स्पाइडर को कॉल किया। जल्द ही दोनों ग्रुप्स हैनली को उसकी कार के रूट के आधार पर ढूंढने में सफल हो गए और ध्रुव को एड्रेस भेज दिया। चेज परिवार का दूसरा वारिस हैनली ईस्ट की ओर एक विला में रहता था। चेज परिवार के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हैंक चेज भी वहां उपस्थित थे। ध्रुव को जब यह खबर मिली तो वह मुस्कुराया। अब वह उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता था। जैसे ही ध्रुव चेज ब्रदर्स के पास पहुंचा, स्पेशल टास्क फोर्स और फैल्कन की इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया कि ध्रुव ने चेज परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी के बारे में क्रमशः उनके टीम लीडर और कैप्टन से पूछताछ की थी। टीम डी के टीम लीडर और टीम स्पाइडर के कैप्टन को यह खबर मिली और उन्होंने इसे टीम ए के टीम लीडर लीमैन और टीम वल्चर के कैप्टन लुकास को दे दिया। जब लुकास को यह मैसेज मिला तो वह उलझन में पड़ गया। क्या चेज परिवार के दूसरे वारिस ने ध्रुव को नाराज किया? क्विन परिवार के उत्तराधिकारी जैकरी को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। किसी ने फिर ध्रुव के साथ गड़बड़ क्यों की? जरा ठहरिए। चेज परिवार? क्या मैं चेज परिवार के बारे में सोच रहा हूं? लुकास ने तुरंत टीम स्पाइडर से फिर कांटेक्ट किया। यह कंफर्म करने के बाद कि यह चेज परिवार ही है जिसमें जोसेफ था, उसने तुरंत ध्रुव को फोन किया। ध्रुव गाड़ी चला रहा था, तभी उसका मोबाइल फोन बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि यह वल्चर के कैप्टन लुकास का फोन था, लेकिन उसने फोन उठाने से मना कर दिया। अगर लुकास ने उसे फोन करके रुकने के लिए कहा तो मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वह हैनली को मारने पर अड़ा हुआ था, इसलिए वह पहले उसे मारना चाहता था और बाद में कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना चाहता था। लुकास ने ध्रुव को 2 बार फोन किया, लेकिन ध्रुव ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता था कि उसने जानबूझकर किया था। वह बदमाश मुझे बहुत परेशान कर रहा है, लुकास चिल्लाया और हैनली के पास पहुंचा। वहां जाते समय उसे टीम ए के टीम लीडर लीमैन का फोन आया। उनके भी यही थॉट्स थे। लुकास करीब था, इसलिए वह ध्रुव को रोकने जा रहा था। वे ध्रुव को चेज परिवार के उत्तराधिकारी को मारने नहीं दे सकते थे, वरना परेशानी हो सकती थी। जब लूना ने हैनली को नताशा को जबरदस्ती ले जाने से रोक दिया, तो उसने आखिरकार अपने बड़े भाई से सलाह लेने का फैसला किया। जैकरी की मौत और अपराधी के कैपिटल सिटी में होने के कारण हैंक ने कुछ दिनों के लिए चुपचाप रहने और यहां मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया, ताकि वह जल्द से जल्द टाइगर रैंक में जा सके। हैंक, उनका परिवार कल कैपिटल सिटी छोड़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? हैनली ने पूछा। क्या तुम्हारा दिमाग बकवास से भरा हुआ है? तुम उन्हें कैसे भागने दे सकते हो? तुमने चेज परिवार को अपमानित किया है, हैंक ने डांटा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं सफल होने वाला था, लेकिन अबच ने उसे बचा लिया। वह मेरी तरह ही अच्छी है और सेकंड क्लास के टॉप लेवल पर भी है। ये एक ड्रॉ था। तुमने और लोगों को क्यों नहीं बुलाया? किसने सोचा था कि कोई आकर मेरी प्लान्स में बाधा डालेगा? नताशा तो एक आम इंसान है। अगर वो चुड़ैल न होती तो मैं अब तक नताशा को किडनैप कर चुका होता। चले जाओ, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ औरतें ही घूमती हैं। हैंक, मुझे नताशा चाहिए, मेरी मदद करो। क्या तुमने उसकी बैकग्राउंड की जांच की है? बिल्कुल। अगर उनके पास कोई पावरफुल बैकग्राउंड होता तो वे भागने के लिए कल की फ्लाइट क्यों बुक करते? हैंक ने इस पर सोचा और सहमति जताई। उसने कहा, आधी रात को किसी को उसके घर ले जाकर उसे किडनैप करना कैसा रहेगा? क्या मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा? हाँ, मुझे क्यों नहीं लगा कि वे आज रात घर आएंगे, क्योंकि वे कल जा रहे हैं।
धन्यवाद, हैंक, हैनली ने खुशी से कहा। इसी समय विला के लिविंग रूम में एक गंभीर आवाज गूंजी। आज रात तुम किसे किडनैप करने वाले हो? ध्रुव अभी विला के गेट पर ही पहुंचा था कि उसने अपनी प्रबल मानसिक शक्ति और तीव्र इंद्रियों से हैंक और हैनली की बात सुन ली। आधी रात में नताशा का किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये लोग कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं? अगर मैं आज कुछ नहीं करूंगा तो कल पछताना पड़ेगा। ये लोग मरने के लायक हैं। कौन है भाई? हैंक और हैनली ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि किसी समय विला के लिविंग रूम में एक नौजवान आ चुका था। हैनली ने ध्यान से देखा। क्या ये ध्रुव नहीं है? ध्रुव, तुम यहां क्या कर रहे हो? हैनली ने पूछा। तुम इसे जानते हो? हैंक ने हैनली से पूछा। हाँ, वह साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज स्टूडेंट है। नताशा उसके साथ है। ओ, ध्रुव, है ना? क्या तुम जानते हो कि अवैध एंट्री एक बड़ा क्राइम है? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो? नहीं, शायद तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए। हैंक ने ध्रुव की ओर देखकर कहा। वह साउथ रिवर प्रांत का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। जहां तक हैंक का सवाल था, वह अपनी मर्जी से ध्रुव को खत्म कर सकता था। अगर यह बड़ा अपराध है, तो आज रात नताशा को किडनैप करने की तुम्हारी प्लानिंग का क्या? यह तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमें एक्सपोज करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी राय में यह एक जघन्य क्राइम है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा क्राइम। तुम अपने आप को क्या समझते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। जो मायने रखता है वह यह है कि झांचरी की मौत तुम्हारे जैसे बड़े घरानों के वारिसों के लिए कोई मतलब नहीं रखती। हर कोई मुझे परेशान करना चाहता है। झांचरी मुझे मारना चाहता था और वह मर गया। तुम दूसरों को परेशान करना चाहते हो तो तुम उससे भी बदतर हो और तुम्हें और ज्यादा मरना चाहिए। क्या? हैंक और हैनली को तुरंत ही चक्कर आने लगे। ध्रुव के कहे हर शब्द ने उनका चेहरा पीला कर दिया। जब तक ध्रुव ने अपनी बात खत्म की, उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह डर ने ले ली थी। तुमने 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 जयकरी को मारा? क्या तुमने जयकरी को मारा? हैंक ने कांपती आवाज में पूछा। वह यहां रुकने क्यों आया था? क्या यह अपशगुन से बचने के लिए नहीं था? ध्रुव, स्टेन ने कहा था कि जैकरी को मारने वाला व्यक्ति अभी भी कैपिटल सिटी में है। उन्होंने उनसे कहा था कि सावधान रहें, शांत रहें और उस दुष्ट से पंगा न लें। क्विन परिवार उसे नाराज नहीं कर सकता था, चेज परिवार भी नहीं। हालांकि वह उसे सीधे उनके सामने वाले दरवाजे तक ले गया था। ध्रुव ने जो कहा उसकी सच्चाई पर उसे कोई शक नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि उसे भी पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने न सिर्फ जयकरी को मारा, बल्कि मैं तुम्हें भी मारने वाला हूं। कोई आखिरी शब्द? वैसे मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। धमाका। ध्रुव अब अपने गुस्से को रोक नहीं सका और तुरंत एनर्जी से भर गया। ध्रुव ने बिना किसी चेतावनी के विला के लिविंग रूम में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। यहां तक कि टेबल और कुर्सियां भी हिलने लगीं। हैंक और हैनली को अपने चेहरे पर दबाव महसूस हुआ। यह दबाव उन्हें इतनी तेजी से कुचल रहा था कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। ड्रैगन रैंक के मास्टर की ताकत ऐसी चीज नहीं थी जिसका पहले या दूसरे क्लास के लोग विरोध कर सकते। इसके अलावा ध्रुव इस बार पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। उसने जो फोर्स छोड़ी थी उससे वे लड़ने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे समुंदर में नाव चला रहे हैं जो कभी भी लहरों में डूब सकती है। ध्रुव, ध्रुव, मुझे मत मारो, मदद करो, मदद करो, मेरी मदद करो। हैंक पूरी ताकत से चिल्लाया। भले ही उसे पता था कि यह बेकार है, लेकिन जब कोई जिंदगी मौत की स्थिति में होता है तो मदद मांगना स्वाभाविक बात है। इस समय हैनली बोल नहीं पा रहा था। वह बेहोशी के कगार पर था और अपने स्तर पर विरोध करने में असमर्थ था।
जैसे ही ध्रुव अपनी बात खत्म करने वाला था, विला के लिविंग रूम में एक तेज आवाज गूंजी, ध्रुव रुको। तभी ध्रुव से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अचानक आई और उसकी फोर्स से टकराई। बूम बूम, हवा में धमाकों की आवाज कानों में गूंजने लगी। हैनली डबल दबाव के कारण बेहोश हो गया। हैंक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अब भी टिका हुआ था। आखिरकार वह भी फर्स्ट क्लास के टॉप लेवल का मास्टर था और टाइगर रैंक में शामिल होने वाला था। उसके पास हैनली की तुलना में ज्यादा सहन शक्ति थी। एक लंबा आदमी अचानक लिविंग रूम में प्रकट हुआ और हैंक और हैनली के सामने खड़ा हो गया। हैंक पर दबाव खत्म हो गया था, लेकिन उसके कपड़े पहले ही पसीने से भीग चुके थे। आखिरकार बच गया। हैंक को राहत मिली। उसे नहीं पता था कि उसके सामने कौन है, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। बस इतना था कि उन्होंने उसे बचा लिया। ध्रुव ने उस आदमी को ध्यान से देखा। लुकास, सोमरलैंड का गर्व, फाल्कन टीम वल्चर का कप्तान। लुकास ने ध्रुव को अनदेखा कर दिया और अपने पीछे खड़े चेज भाइयों की ओर देखने लगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे सुरक्षित हैं, उसने चैन की सांस ली। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया। अगर चेज भाइयों की यहां मौत हो जाती तो आगे जो होता वह भयानक होता। पहले चले जाओ, लुकास ने हैंक से कहा। थैंक यू सर। हैंक ने जल्दी से हैनली को अपनी पीठ पर उठाया, ध्रुव के पास से गुजरा और लिविंग रूम के दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। उसने लगातार ध्रुव पर नजर रखी ताकि कहीं वह अचानक हमला न कर दे। ध्रुव ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक चेज भाइयों ने हॉल से बाहर कदम नहीं रखा। वह जानता था कि लुकास के रहते वह उन्हें मार नहीं सकता था। हालांकि उसे जवाब चाहिए था। तुमने मुझे क्यों रोका? ध्रुव ने गंभीर स्वर में पूछा। वह इस समय एक गुस्साए जानवर की तरह था जो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। ध्रुव की हालत देखकर लुकास ने गहरी सांस ली। चेज परिवार के बदमाशों ने किसी तरह ध्रुव को इस हद तक नाराज कर दिया था कि वह अपना आपा खो चुका था। लुकास जानता था कि ध्रुव इन्हें बिना वजह नहीं मार रहा होगा, क्योंकि चेज ब्रदर्स अभी नहीं मर सकते। लुकास ने जवाब दिया। कारण? किसी की वजह से। कौन? जस्टिन चेज। जस्टिन चेज कौन है? चेज ब्रदर्स के चाचा और चेज परिवार के मुखिया जोसेफ चेज के बेटे। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और लुकास को घूरता रहा। यह जवाब उसे संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं था। अगर आज चेज ब्रदर्स मर गए तो सोमरलैंड खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारे इस अविवेकी काम के कारण देश के कई पिलर खत्म हो जाएंगे। तुम अभी तक इस फैसले के नतीजे नहीं झेल सकते, ध्रुव ने गुस्से से कहा। अगर इसमें सोमरलैंड का पूरा देश शामिल हो तो यह परेशानी वाली बात होगी। चेज परिवार कैपिटल सिटी में एक फर्स्ट क्लास का एलीट परिवार था जो क्विन परिवार के समान था। भले ही वह ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्या वह इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है? ध्रुव थोड़ा हैरान था। वह जयकरी को मार सकता था, लेकिन चेज परिवार के उन उत्तराधिकारियों को नहीं जो फर्स्ट क्लास के थे। एलीट फैमिली। लुकास ने आगे कहा, अगर तुम चेज भाइयों या चेज परिवार को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले जस्टिन को हराना होगा। जब तक तुम जस्टिन को खत्म नहीं कर सकते, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या जस्टिन स्ट्रांग है? ध्रुव ने पूछा। लुकास ने जवाब दिया, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या? ध्रुव हैरान रह गया। लुकास ने कहा कि वह उसका सामना नहीं कर सकता। फिर फिलहाल उसका कोई मुकाबला नहीं था। यह इसलिए क्योंकि वह अभी लुकास को भी हरा नहीं सकता था। लुकास ने ध्रुव को ध्यान से समझाया कि उसने उसे क्यों रोका। 20 साल से भी ज्यादा पहले जूलियस कैपिटल सिटी में काफी फेमस था। वह इतना टैलेंटेड था कि उसने उस समय के कई बड़े एलीट फैमिली के उत्तराधिकारियों को पीछे छोड़ दिया था। चेज परिवार को भी उससे बहुत उम्मीदें थीं। वे उसे चेज परिवार का अगला मुखिया मानते थे और उम्मीद करते थे कि वह फैमिली को और ऊपर ले जाएगा। हालांकि
जोसेफ ने न्याय के नाम पर जस्टिन का नाम चुना था, लेकिन जस्टिन अपने नाम के उलट काफी क्रूर था। जो भी उसे अपमानित करता, उसे अलग अलग तरीकों से मौत के घाट उतार दिया जाता। चेज परिवार ने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह बात बाहर आ गई और इसने स्पेशल टास्क फोर्स सोमरलैंड की आत्मा का ध्यान आकर्षित किया। जोसेफ ने जस्टिन को भारी कीमत पर सोमरलैंड से बाहर भेज दिया। अप्रत्याशित रूप से जस्टिन जब विदेश गया तो वह पानी में डूबे बत्तख की तरह चुपचाप रहने के बजाय चमक गया। अपनी एक्सेप्शनल टैलेंट और ताकत के साथ उसने जल्दी ही अराजकता के बीच ब्लडथर्स्टी नाम की एक भाड़े की आर्मी खड़ी कर दी। पिछले 20 सालों में ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी वर्ल्ड के अंडरवर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा भाड़े का संगठन बन गया। सोमरलैंड द्वारा जस्टिन को इतना महत्व दिए जाने के 3 कारण थे। पहला, जस्टिन बेहद स्ट्रॉन्ग था और पहले से ही ड्रैगन रैंक के टॉप पर था। भले ही लुकास और लीमन मिलकर लड़ें, वे भी उसके सामने नहीं टिक सकते थे। दूसरा, वह बहुत पावरफुल था। वह ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी नामक संगठन को कंट्रोल करता था, जो वर्ल्ड के अंडरवर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा मर्सिनरी संगठन था। इसके हजारों सदस्य थे और यह अच्छी तरह हथियारों से लैस था। तीसरा और सबसे जरूरी बात यह थी कि जस्टिन द्वारा कंट्रोल किया गया ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी डार्क केप पर स्थित था। डार्क केप रणनीतिक रूप से फाल्कोनिया और सोमरलैंड की सीमा पर स्थित था। डार्क केप एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन यह सोमरलैंड और फाल्कोनिया दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जगह थी। अगर किसी ने डार्क केप पर कब्जा कर लिया तो सोमरलैंड और फाल्कोनिया दोनों एक दूसरे की डिफेंसिव पोजीशन पर हावी हो जाएंगे। डार्क केप को छोड़कर दोनों देशों की सीमा वाले इलाके घने जंगलों से ढके हुए थे। इसके अलावा इन जंगलों के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाहर की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता था। इस जगह पर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं करता, हवाई जहाज उड़ नहीं सकते और मिसाइलें भी लॉन्च नहीं हो सकती, क्योंकि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस के कारण फेल हो जाती हैं। इन जंगलों को पार करने का एकमात्र तरीका बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पैदल यात्रा करना था। डार्क केप एकमात्र ऐसी जगह थी जो मैग्नेटिक फील्ड से अप्रभावित थी। यही कारण था कि यह दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बन गया था। अगर किसी ने डार्क केप पर कब्जा कर लिया तो यह दूसरे देश की गर्दन पर चाकू रखने जैसा था। हालांकि जस्टिन कितना भी पावरफुल हो और ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी कितना भी मजबूत हो, वे सोमरलैंड और फाल्कोनिया से ज्यादा दूर नहीं थे। डार्क केप पर कब्जा करने का उनका कारण यह था कि उन्होंने दोनों साम्राज्यों के बीच बैलेंस बना दिया था। न तो सोमरलैंड और न ही फाल्कोनिया डार्क केप पर कब्जा करने देंगे। इसका फायदा जस्टिन जैसे थर्ड पार्टी को मिल गया। जस्टिन आखिरकार जोसेफ का बेटा था और जोसेफ उसे बहुत प्यार करता था। जोसेफ के बिना जस्टिन अब तक स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा पकड़ लिया गया होता। इसलिए अगर चेज परिवार के साथ कुछ हुआ तो वह कभी चुप नहीं बैठेगा। अगर ध्रुव ने चेज भाइयों को मार दिया और चेज परिवार को खत्म कर दिया तो जस्टिन फाल्कोनिया के साइड में चला जाएगा। इससे सोमरलैंड रक्षात्मक हो जाएगा। सोमरलैंड फाल्कोनिया पर हमला करने में आगे रहेगा ताकि फाल्कोनिया को डार्क केप में तैनात होने का मौका न मिले। अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं कह सकता कि देश के कितने और एलीट्स और मजबूत पिलर मारे जाएंगे। यह कुछ ऐसा था जिसे सोमरलैंड किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता था। यही वजह थी कि लुकास ध्रुव को रोकने के लिए दौड़ा। अगर चेज भाई आज मारे गए तो ये शांति का दौर जो इतने सालों से चल रहा था टूट सकता था। ध्रुव ने लुकास की बात ध्यान से सुनी। उसने कुछ पॉइंट्स को छोड़कर बाकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जस्टिन चेज परिवार का मेंबर था। वह ड्रैगन रैंक के टॉप पर था।
उसने ग्लोबल अंडरवर्ल्ड में तीसरे सबसे बड़े भाड़े के सैनिकों को कंट्रोल किया और डार्क केप जैसी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पर कब्जा कर लिया। अगर चेज परिवार को खत्म करना है तो उसे पहले जस्टिन से निपटना होगा, वरना फाल्कोनिया और स्पेशल टास्क फोर्स दोनों उसे रोक देंगे। ध्रुव अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं था। अगर वह पावरफुल होता तो वह पहले जस्टिन और फिर चेज परिवार को खत्म कर सकता था। लेकिन जस्टिन की डार्क केप को कंट्रोल करने की पावर ने दोनों एम्पायर्स को डरा दिया था। वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। अब सवाल था कि वह क्या कर सकता है। ध्रुव चेज परिवार को खत्म करने के लिए डिटरमिन्ड था, लेकिन उससे पहले उसे जस्टिन और ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी को खत्म करने का रास्ता ढूंढना था। कप्तान, मैं हमारे बीच का फर्क देखना चाहता हूं, ध्रुव ने अचानक कहा। इस समय उसकी एनर्जी अचानक फट पड़ी। उसका शरीर लुकास के सामने आ गया। टाइगर की दहाड़ के साथ एक ब्लैक टाइगर पंच लुकास की मुट्ठी से टकराया। धमाका! ये आवाज विला के लिविंग रूम में गूंजती रही और काफी देर तक गूंजती रही। ध्रुव ने 10 कदम पीछे कूदकर रुकने की कोशिश की। लकड़ी के फर्श पर दर्जनों छेद हो गए। यकीन से, मैं स्ट्रांग नहीं हूं। मैं लुकास को भी नहीं हरा सकता। जस्टिन तो बहुत दूर की बात है। मुझे वापस जाना होगा और खुद को और बेहतर बनाना होगा। ध्रुव के दिमाग में बस यही बातें चल रही थीं। छोड़ो भी, मुझे जल्दी से जल्दी और पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। ध्रुव मुड़ा और विला से बाहर चला गया। लुकास सदमे से भरा वहीं खड़ा रहा। वह अब उस जगह से कई मीटर दूर था जहां वह पहले खड़ा था। इसका मतलब था कि ध्रुव ने उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया था। ये कैसे मुमकिन है? उसे याद आया कि जब वह पहली बार ध्रुव से मिला था तब वह सिर्फ नंबर 9 जितना अच्छा था। उसके पास ड्रैगन रैंक का सिर्फ एक बेसिक पावर था। उस समय उसका बैटल एक्सपीरियंस भी कम था। कितना वक्त हुआ, अब वह उसे कुछ कदम पीछे धकेल सकता था। हालांकि उसने अभी सिर्फ 80% पावर लगाई थी, फिर भी ये झटका सहना किसी नॉर्मल ड्रैगन रैंक खिलाड़ी के लिए आसान नहीं था। वह ध्रुव को सबक सिखाना चाहता था। उसे दोनों के बीच का फर्क दिखाना चाहता था ताकि वह जस्टिन से टकराने न चला जाए और अपनी जान न गंवा बैठे। लेकिन अब वह खुद ड्रैगन रैंक के एंड स्टेज पर था, टॉप के करीब। फिर भी ध्रुव ने उसकी 80% ताकत का सामना बिना किसी खरोंच के कर लिया। इसका मतलब था कि वह कम से कम मिड स्टेज ड्रैगन रैंक में होगा और एंड स्टेज के करीब पहुंच रहा होगा। यह विकास! लुकास के पास ध्रुव की टैलेंट को डिफाइन करने के लिए शब्द खत्म हो गए। प्रतिभाशाली और दानव जैसे शब्द भी उसकी ग्रोथ को समझाने के लिए काफी नहीं लग रहे थे। बहुत जल्द ध्रुव उससे आगे निकल जाएगा और तब जस्टिन उसका आखिरी टारगेट नहीं होगा। हो सकता है कि ध्रुव आगे बढ़कर सोमरलैंड का अगला रक्षक बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो सोमरलैंड में दशकों तक शांति बनी रहेगी। हालांकि सोमरलैंड इस समय शांत लग रहा था, लेकिन लुकास जानता था कि मामला मुश्किल में है। उस महान बूढ़े व्यक्ति का एक पैर पहले ही कब्र में था। जैसे ही वह महान व्यक्ति मरता, फाल्कोनिया के साथ उसका बैलेंस अचानक टूट जाता। एक और वार छिड़ेगा और जाने जाएंगी। इसलिए सोमरलैंड में किसी को बैलेंस बनाए रखने के लिए बूढ़े व्यक्ति की मौत से पहले वह कदम उठाना होगा। ध्रुव की क्षमता ने सबको हैरान कर दिया और इसे जल्दी से रिपोर्ट करने की जरूरत थी। ध्रुव सोमरलैंड की उम्मीद था। हैंक ने हैनली को विला से बाहर निकाला, उसे अपनी कार में डाला और जल्दी से घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही वह हैनली को कार में छोड़कर अपने दादा जोसेफ के स्टडी रूम में चला गया। दादाजी, मेरी मदद करो। हैंक घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। जोसेफ कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर रहे थे, जो वह खाली समय में किया करते थे। जब उन्होंने अपने पोते हैंक को घबराते हुए अंदर आते देखा तो भौहें चढ़ाते हुए बोले, इतना शोर क्यों मचा रखा है?
अपनी हालत देखो। क्या चेज परिवार के होने वाले मुखिया को ऐसा दिखना चाहिए? उठो। दादाजी, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरी मदद करो, हैंक ने घबरा कर कहा। उसे जल्दी करनी थी। ध्रुव शायद अभी रास्ते में था। ध्रुव ने जयचरी को मार डाला और क्विन परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि उसकी बैकग्राउंड कितनी स्ट्रांग है। चेज और क्विन दोनों फर्स्ट क्लास एलीट फैमिली थे, इसलिए हैंक को नहीं लगता था कि चेज परिवार उसे बचा पाएगा। उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि फैमिली की पावर का इस्तेमाल कर उसे चुपचाप कहीं और भेज दिया जाए। एक बार जब वह सोमरलैंड छोड़ देगा तो वह फ्री होगा। कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? कौन इतनी हिम्मत करेगा? सोमरलैंड में कौन चेज परिवार को छूने की हिम्मत करेगा? जोसेफ ने सख्ती से पूछा। ध्रुव मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव कौन है? ध्रुव ने जयचरी क्विन को मार डाला। अब वह मुझे मारने आ रहा है। यह सब हैनली की गलती है। मैं बेगुनाह हूं। दादाजी, मुझे बचाओ, हैंक ने परेशान होकर कहा। जोसेफ ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी कलम नीचे रख दी। उन्होंने कहा, क्या हो रहा है? मुझे डिटेल में बताओ और कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। हैंक ने जोसेफ को सब कुछ बताया, लेकिन सारा इल्जाम हैनली पर डाल दिया और कहा कि वह मासूम है। तो किसी ने तुम्हें बचा लिया? जोसेफ ने पूछा। हाँ, मैं उसे नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि उसने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की। ठीक है, अब जब बात खुल गई है तो चिंता की जरूरत नहीं। बस एल्मर को बोलो कि उस कंपनी के खिलाफ प्लान कैंसिल कर दे। जोसेफ ने शांत होकर कहा। दादाजी, मुझे बाहर भेज दो। मैं विदेश जाना चाहता हूं। मैं अभी जाना चाहता हूं। मैं सोमरलैंड छोड़ रहा हूं। मैं अब यहां नहीं रह सकता। ध्रुव आ रहा है। तुम कायर हो। अपनी हालत देखो। क्या इतनी छोटी बात से डरने वाले को चेज परिवार का मुखिया बनना चाहिए? जोसेफ ने डांटा। हैंक दादा की डांट सुनकर हैरान रह गया। छोटी बात? ये छोटी बात है। जब मैं मरने वाला हूं तो ये छोटी बात कैसे हो सकती है? दादाजी, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जान और मौत का मामला है। अगर ध्रुव ने मुझे पकड़ लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वह मुझे मार डालेगा। अगर उस आदमी ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। जोसेफ ने पोते की घबराई हुई आंखों को देखा और शांत होकर बोले, अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। असल में जोसेफ के बोलने से पहले ही हैंक ने उन्हें टोकते हुए कहा, दादाजी, क्या आप पहले मुझे भेज देंगे? जब मैं सेफ हो जाऊंगा तब मैं आपकी बात सुन लूंगा। तुम नालायक, मेरी बात तो सुन लो, जोसेफ चिल्लाए। ठीक है, तो जल्दी बताइए। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे एक अंकल हुआ करते थे? हाँ, मुझे लगता है उनका नाम जस्टिन था। क्या वह मर गए हैं? अरे बेवकूफ, किसने कहा वह मर गए हैं? मैंने गैस किया। अगर वह जिंदा हैं तो इतने सालों से घर क्यों नहीं आए? क्या वह अभी भी जिंदा हैं? बिल्कुल, वह जिंदा और स्वस्थ हैं। तो वह कहां है? विदेश में। समझ गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने अंकल के पास जाऊं? ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी करें वरना देर हो जाएगी। चुप रहो, मेरी बात सुनो, जोसेफ ने झल्ला कर कहा। वह उस कमीने को अपनी बात बताना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वह कितना बेचैन था तो उसने बात छोड़ दी। जोसेफ ने बताया कि जस्टिन कितना टैलेंटेड और दृढ़ था। उन्होंने हैंक को यह भी बताया कि ब्लडथर्स्टी मर्सनरी कितना पावरफुल था और डार्क केप सोमरलैंड और फाल्कोनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। बातचीत के दौरान हैंक को हैरानी होती गई। जब जोसेफ ने अपनी बात खत्म की तो वह पूरी तरह कंफ्यूज था। मेरे पास एक बहुत ही सख्त चाचा है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी कैसे नहीं हो सकती? मैंने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। अगर यह सच है तो मैं सोमरलैंड में जो चाहूंगा कर सकूंगा। दादाजी, उस स्थिति में क्या चेज परिवार को सोमरलैंड में जेल से बाहर निकलने का टिकट मिलेगा जब तक कि मेरे चाचा जस्टिन डार्क केप में रहते हैं? हैंक ने अविश्वास में पूछा।
आप ऐसा कह सकते हैं? जोसेफ ने शांत होकर उत्तर दिया। हे भगवान, ये तो कमाल है। तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि मेरे चाचा कितने सख्त हैं? हैंक ने एक्साइटमेंट से उछलते हुए कहा। अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बताया होता तो कौन जानता है कि तुम्हें कितनी परेशानी होती। ठीक है, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि ध्रुव मुझे मारने से डरेगा? क्या मैं सेफ हूं? अगर वह आया भी तो कोई उसे रोकेगा? इसके अलावा शायद उसे नहीं पता कि अगर उसने चेज परिवार पर हाथ उठाया तो क्या होगा। वह ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह अब सोमरलैंड में नहीं रहना चाहता, अन्यथा वह देश में नहीं रह पाएगा। तो मुझे उससे क्यों डरना चाहिए? एल्मर से प्लान कैंसिल करने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी ताकत लगाओ। मैं ध्रुव को अपनी बात बताना चाहता हूं। चूंकि वह मुझे मारने से डरेगा तो चलिए कैपिटल सिटी के कुलीन परिवारों को दिखाते हैं कि चेज परिवार उस व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत करता है जिसे क्विन परिवार अपमानित करने से डरता है। हैंक ने जोश में कहा। मैं आखिरकार अपना सिर ऊंचा रख सकता हूं। मैं देखूंगा कि कैपिटल सिटी में कौन मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। हालांकि जोसेफ ने तुरंत उसका मूड खराब कर दिया। वह तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी तुम्हें पीट सकता है। अगर तुम्हें दर्द से डर नहीं लगता तो तुम कोशिश कर सकते हो। ओह, तो फिर भूल जाओ। जल्दी करो और एल्मर को सूचित करो। ठीक है दादाजी, मैं बाहर जाकर हैनली को देखने जा रहा हूं। जाओ। हैंक जोसेफ के स्टडी रूम से बाहर चला गया और एल्मर को ब्यूटीलिश ग्रुप के खिलाफ अपनी योजना रद्द करने के लिए कॉल किया। ध्रुव उसे नहीं मारेगा, लेकिन हैंक को अभी भी डर था कि ध्रुव उसे पीट देगा। वह ध्रुव का सामना नहीं कर सकता था और बच नहीं सकता था, इसलिए कम से कम इतना कहना सही था। वह अपनी कार में गया और हैनली को देखा, जो अभी भी बेहोश था। इस कमीने ने मुझे लगभग मार ही डाला, लेकिन यह ठीक है। मुझे पता चला कि हमारे परिवार में कोई सख्त व्यक्ति भी है। अब से मैं कैपिटल में जो चाहूंगा कर सकूंगा। उसने नौकर को बुलाया कि वह हैनली को उसके कमरे में ले जाए। फिर हैंक घर से चला गया। उसे इस समय अपने आप पर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था। जब तक उनके चाचा डार्क केप में थे, सोमरलैंड में कोई भी उन्हें कुछ नहीं कर सकता था। नताशा अकेली ही विला में लौट आई। जब हंसराज और उसकी पत्नी ने देखा कि ध्रुव वापस नहीं आया है, तो उन्होंने नताशा से पूछा। तब पता चला कि ध्रुव हैनली को ढूंढने गया था। इससे वे दोनों घबरा गए। हालांकि वे घबराकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वे कैपिटल सिटी के फर्स्ट क्लास एलीट परिवारों जैसे चेज परिवार के सामने कुछ भी नहीं थे। वे केवल इंतजार कर सकते थे और नताशा से ध्रुव को फोन करते रहने के लिए कह सकते थे। उसने लगातार 2 बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर में फोन भी बंद हो गया। घर जाते समय ध्रुव ने अपना मोबाइल फोन चालू किया और देखा कि नताशा के कई मिस्ड कॉल थे। उसने नताशा को फोन करके बताया कि उसे हैनली नहीं मिला है और वह शीघ्र ही वापस आ जाएगा। नताशा और उसके परिवार को भी राहत मिली। नताशा से बात खत्म करने के बाद ध्रुव ने पॉल को फिर से फोन किया। जल्द ही पॉल की आवाज आई। मिस्टर ध्रुव। पॉल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, ध्रुव ने कहा। कृपया आगे बढ़ें मिस्टर ध्रुव। आपको क्या लगता है कि वे विदेशी भाड़े के सैनिक इतना आगे क्यों बढ़ जाते हैं? पॉल को यह समझ में नहीं आया कि ध्रुव ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। अधिकांश लोग यह काम फायदे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग फेम के लिए ऐसा करते हैं। तो फिर मैं तुम्हें एक मिशन दूंगा, ध्रुव ने सख्ती से कहा। कृपया आगे बढ़ें मिस्टर ध्रुव। मैं चाहता हूं कि तुम वापस वहीं लौट जाओ जहां तुमने लड़ाई लड़ी थी। भटके हुए भाड़े के सैनिकों की भर्ती करो और मुझे रेड फ्लेम नामक भाड़े के सैनिकों की एक रेजिमेंट बनाने में मदद करो। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी वह दे दूंगा। मिस्टर ध्रुव, क्या आप रेड फ्लेम मर्सिनरी ग्रुप को इकट्ठा करना चाहते हैं? यह सही है।
मिस्टर ध्रुव, मैं सोच रहा हूं कि आप इस ग्रुप के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे से वाकई कई लोगों को भर्ती किया जा सकता है, लेकिन कुछ बेस्ट प्लेयर्स सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कई के पास पैसे की कमी नहीं है, उन्हें बस शोहरत चाहिए। इसके अलावा कम समय में बनाई गई भाड़े की यूनिट्स में समय के साथ वफादारी और एकता बहुत कम होती जाती है। अगर आप पैसे से भर्ती कर सकते हैं तो पैसे का इस्तेमाल करें। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें बताओ कि हम डार्क केप पर अटैक कर रहे हैं और रेड फ्लेम में शामिल होने के 1 महीने बाद ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी को मार गिरा रहे हैं। एक बार जब हम ब्लडथर्स्टी को मार गिराएंगे तो वे ग्लोबल अंडरवर्ल्ड में ब्लडथर्स्टी की जगह तीसरे सबसे बड़े भाड़े के सैनिक के रूप में अपना नाम बना लेंगे। इसके बाद वफादारी और एकता अपने आप बढ़ जाएगी। क्या? जब पॉल ने ध्रुव की बात सुनी तो उसे चक्कर आने लगे। एक मर्सिनरी के रूप में जो 10 वर्षों से अधिक समय से विदेश में था, वह उन ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी के बारे में जानता था जिन्होंने डार्क केप पर कब्जा कर लिया था। यह मर्सिनरी वर्ल्ड में एक लीजेंड थी, ग्लोबल अंडरवर्ल्ड में तीसरा सबसे शक्तिशाली मर्सिनरी ग्रुप। वे बेहद पावरफुल थे। यह कहना कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा कि मर्सिनरी वर्ल्ड में टॉप 3 मर्सिनरी यूनिट्स लीजेंडरी थीं। वे एक छोटे से देश को नष्ट करने में भी सक्षम थीं। हालांकि ध्रुव ने कहा कि वे डार्क केप पर अटैक करने जा रहे थे और ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी को खत्म करने वाले थे। यद्यपि ध्रुव की फाइनेंशियल पावर और स्ट्रेंथ ने उसे इम्प्रेस किया, फिर भी उसने सोचा कि ध्रुव के पास ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी को हराने का कोई चांस नहीं था। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी के पास न केवल एडवांस्ड वेपन्स और इक्विपमेंट थे, बल्कि उन्होंने डार्क केप पर भी कब्जा कर लिया था, जिसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन यूनिक थी। यह जगह डिफेंड करना आसान और अटैक करना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लडथर्स्टी मर्सिनरी के लीडर टायरेंट को ड्रैगन रैंक में बेस्ट मास्टर के रूप में माना जाता था। वह व्यक्ति न केवल एक्सट्रीमली पावरफुल था, बल्कि क्रूएल भी था। वह अपने दुश्मनों को अनगिनत तरीकों से टॉर्चर देकर मार डालता था। इसी से उसका नाम टायरेंट पड़ा। मर्सिनरी वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति की एक्सप्रेशन उसके नाम का जिक्र सुनते ही बदल जाती थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे केवल नंबर्स के बेस पर हराया जा सके। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।